ये पहला क्वेश्चन बोलता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम समझाएं, एक आरेख बनाकर समझाइए। अब आपको बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब अगर अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है ना। अब हर लाइट किस पर गिर रहा है, हम लोग के माथे पे गिर रहा है और हम लोग के चेहरे पे गिर रहा है। तो जो लाइट हम लोग के माथे पे गिर रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हो रहा है। ठीक है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम देख पाते हैं। अगर कोई लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता तो वो भाग हमें डार्क दिखता है। जैसे मेरा गंजी का कलर, ये आपको काला रंग का दिख रहा है, तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें लाइट सोख ले रहा है, पी जा रहा है लाइट को ये। ठीक है, इसीलिए ये रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक व्हाइट रंग का अगर पट्टी है तो वो पट्टी रिफ्लेक्शन कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वही प्रकाश का परावर्तन करता है। सिंपल बोला जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, ठीक है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब अगर यहां देखेंगे तो देखिए एक फिगर यहां दिखाया हुआ है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी परत में, देखिए ये चिकना है, पूरा प्लेन है ना, तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ी तो ये वापस इसी दिशा में आ गई, मतलब इधर से गया और वही दिशा में वापस आ गया। ठीक है, एकदम वही लाइन में इधर से गया और वापस उसी दिशा में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, एकदम इसी तरह आपको लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, ठीक है, या किसी चिकनी सतह से टकराती है, किससे टकराती है, किसी चिकनी सतह से। ठीक है, जैसे ये चिकना सतह है, इससे टकराएगा, तो जब किसी चिकनी सतह से टकराती है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, जैसे अगर एक उदाहरण दे कि मान लीजिए कोई लड़की का शादी हुआ, अब उसको भेजा गया कहाँ, ब्याह हो गया, शादी हो गया, उसको भेज दिया ससुराल। ससुराल में बोला कि दहेज नहीं दिए, लड़की वापस ले जाइए। तो देखिए लड़की इधर से गई, उधर चिकना दिया वो लोग कि लड़की दहेज नहीं लाई है, वापस कर दो। तो ये जो दहेज का सिस्टम था ये तो गलत था। तो जब कोई प्रकाश का किरण, वो लड़की गई और वापस फिर उसी रास्ता से आ गई, तो यही चीज तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो एक उदाहरण दे दिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर समतल में होती है। अब इसको फिगर के द्वारा देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा यहाँ हो क्या रहा है। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं, इसके लिए अलग फिगर खोलते हैं, चलिए वहां पर समझते हैं कि ये तीनों चीज क्या बोला। सबसे पहले आपतित, फिर उसके बाद क्या बोला था, परावर्तित, और एक क्या था, अभिलंब। ये तीनों एक ही सतह पर होता है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब इधर से कोई लाइट ऐसे करके मार रहा है, ये लाइट ऐसे आया, ये आपतित हो गया, इसको क्या बोलेंगे, और ये ऐसे चल गया तो ये क्या हो गया, परावर्तित। और यहाँ पर जो है एक तीसरा लाइन इसका वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर ऐसे करके, तो ये बोलेंगे अभिलंब। और हमको पता है अभिलंब 90 डिग्री का होता है ना, लंब 90 डिग्री का होता है, नहीं होता है, मैथ में हम लोग पढ़े हैं ना। तो कोई भी लंब जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो उसी तरह से ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों बात समझ में आ गया, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए इसमें वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, आइंग जाइंग और खड़ा होइंग, ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होगा, एक समतल था ना इस तरह सीधा लाइन। उसके बाद आपतन कोण बराबर क्या होता है, दो गुण बता दिया। ये अपना महत्व क्या है, इन नियमों के कारण हमें दर्पण में अपनी छवि दिखती है। अगर ये यही नियम के कारण हम क्या करते हैं, दर्पण में मतलब आईना में अपना चेहरा को देख पाते हैं। ठीक है, परावर्तन दैनिक जीवन में, जैसे अब हमारा जीवन में परावर्तन कहाँ कहाँ दिखता है, मतलब ये जो हो रहा है प्रक्रिया, ये कहाँ कहाँ होता है, तो दर्पण मतलब आईना में होता है। उसके बाद वाहन की हेडलाइट में, किसमें होता है, वाहन की हेडलाइट में। उसके बाद किसमें होता है,
पेरिस्कोप में। किसमें होता है? पेरिस्कोप में। और उसके बाद किसमें होता है? सौर कुकर में। किसमें होता है? तो इनमें इसका क्या होता है? उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है। बोलता है मानव नेत्र की संरचना समझाइए और नेत्र दोष एवं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का उपचार लिखिए। मतलब जो नेत्र दोष होता है, इसको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग देखिए नेत्र को देख लेते हैं। ये है मानव नेत्र, है ना ये। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज है, एक बार पढ़ा चुके हैं आपको, फिर से समझिए। एक मानव नेत्र में क्या क्या होता है। पहला तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या होता है? श्वेत मंडल। क्या होता है? उसके बाद कौन सी होता है? पुतली। उसके बाद परितारिका। क्या होता है? उसके बाद ऊपर में क्या होता है? नेत्रोद। क्या होता है? और उसके जस्ट एकदम आगे क्या होता है? यहाँ पर क्रिस्टल लेंस। क्या होता है? और इस जगह पर होता है पक्षमाभि। उसके पीछे यहाँ पर जो पीला रंग का दिख रहा है, इसको बोलते हैं दक तंत्रिका। क्या बोलते हैं? दक तंत्रिका। बहुत जगह दिक तंत्रिका भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद इस जगह पर होता है दृष्टिपटल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक तरह से रेटिना बोलते हैं। सॉरी, ये वो जगह होता है जहाँ पिक्चर बनता है, फोटो बनता है। जहाँ पर क्या बनता है? फोटो बनता है। अगर ये नहीं रहेगा आपके पास तो ऑटोमेटिक आप अंधा बन जाइए। इसी पर सब फोटो बनता है। अगर इसके पीछे बनेगा तो बोलेंगे कि आपको अच्छा दिख नहीं रहा है, धुंधला। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज को अगर ऐसे सामने से देखेंगे तो ऐसे पढ़ने में दिक्कत होता है ना। तो उसका एक दूरी होता है, और बता सकते हैं वो दूरी कितना का होता है? 25 सेंटीमीटर का। तो इस नेत्र को अच्छा से देख लीजिएगा। इसका सब पार्ट का नाम आपको अच्छा से याद रखना है। अगर सब पार्ट का नाम याद रहेगा तो ही आप सकिएगा बाबू इसमें, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इसका सब पार्ट का नाम याद रखिएगा। क्रिस्टल लेंस, नेत्रोद, श्वेत मंडल। अगर चाहे तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, श्वेत मंडल, पुतली, परितारिका, नेत्रोद, क्रिस्टल लेंस, पक्षमाभिपेशी, दिक् तंत्रिका और दृष्टिपटल। हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोलता है? मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है। हमारा आंख जो है एक कैमरे की तरह काम करता है। इसकी प्रमुख संरचनाएं क्या है? सबसे पहले क्या है? कॉर्निया। कहां पर है यहाँ कॉर्निया? कहीं कॉर्निया का जिक्र हुआ है? देखिए तो जरा सा। हाँ, श्वेत मंडल को ही क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। अभी हम नहीं सकेंगे बेटा, जाओ वहां बोलो चचा को। तो ये क्या होता है? प्रकाश सबसे पहले यही गिरता है। तो प्रकाश सबसे पहले ये दिख रहा है श्वेत मंडल, ये सफेद वाला दिख रहा है, ये वाला, इसी पर क्या गिरता है? सबसे पहले प्रकाश गिरता है। तो कॉर्निया प्रकाश सबसे पहले यही गिरता है। कॉर्निया पर ही क्या होता है? प्रकाश गिरता है। किस पर गिरता है? कॉर्निया पर। किस पर गिरता है? उसके बाद आता है आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस कहाँ होता है? जरा देखिए तो क्या लिखा हुआ। अगर आपको नहीं पता क्योंकि इसमें नाम अलग है, तो अगर आइरिस नहीं पता, देखिए ये क्या बोल रहा है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को, पुतली कहाँ पर रहता है मेरा? नीचे रहता है, ठीक है। ये जो पुतली ये है ना, पुतली देखिए दिख रहा है ना, पुतली, इसके आकार को नियंत्रित करता है। तो आप जो दूसरा फिगर जो है उसमें देखिएगा कि कहां पर मेरा क्या है? आइरिस है। कहां पर मेरा आइरिस है? ये दूसरा फिगर में देखिएगा जो किताब में दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर उसका अलग नाम है, वहां पर उसका अलग नाम होगा, तो दोनों मैच कर लीजिएगा। तीसरा क्या है अगला? पुतली। तो प्रकाश के प्रवेश का द्वार, यहाँ यहीं से प्रकाश क्या होता है? एंट्री करता है। यहीं से प्रकाश का क्या होता है? एंट्री होता है। जब प्रकाश अंदर आएगा तो पुतली के माध्यम से वो अंदर घुसेगा। हो जाएगा। उसके बाद है लेंस। वस्तु की वास्तविक और उल्टी छवि बनाता है। लेंस क्या करता है? लेंस देखिए है ना, क्रिस्टल लेंस। तो ये जो लेंस दिख रहा है यही क्या करता है? वस्तु की आकृति का यानी उसका छवि का उल्टा बनाता है। फिगर कैसा बनता है? उल्टा। मतलब हम लोग जो है उल्टा बैठे हुए हैं। आप अगर देख रहे होंगे तो ये आपको उल्टा दिख रहा है सर। रियली में अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा? नीचे से दिखना होगा उल्टा करके, जैसे मछली देखता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? रेटिना, जहां छवि बनती है। तो छवि कहाँ बनता है? दृष्टिपटल में ही बनता है, यही बनता है ना। तो आपका मेन रेटिना यही जगह पर, जहां पर वो फोटो क्या होगा? उसका पिक्चर बनेगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगला क्या है? दृष्टि तंत्रिका। क्या है? दृष्टि तंत्रिका। ये क्या बोलता है? छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। उसके बाद है नेत्र दोष। ये सब वो पार्ट है जो हमारे नेत्र का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या था? कॉर्निया। क्या था? तो कॉर्निया का काम क्या होता है? दूसरा क्या है? आइरिस का काम क्या है? उसके बाद कौन है? तो पुतली क्या करता है? प्रकाश के प्रवेश का द्वार। प्रकाश के, और उसके बाद कौन है? लेंस। लेंस का काम क्या है?
वस्तु की वास्तविक और उल्टी छवि बनाता है। और उसके बाद कौन है? रेटिना क्या करता है? और उसके बाद दृष्टि तंत्रिका, इसमें क्या होता है? छवि को मस्तिष्क तक, मतलब जो भी काम होगा उसको वो दिमाग तक पहुंचाएगा। ठीक है, दृष्टि तंत्रिका यानी ये वाला दिख रहा है, ये यही जो होता है, ये पीला वाला दिख रहा है, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है उसको दिमाग तक पहुंचाने का काम उसी का होता है। बात समझ में आ गया? अब बोलता है कि निकट दृष्टि दोष, पहला है नेत्र दोष में पहला कौन आया? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हम लोग निकट का वस्तु को तो अच्छा से देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु को देखने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए? अवतल लेंस। हम सिखाए थे ना आपको 3 4, निकट में क्या होता है? निकट 3, तो इसके लिए अवतल 4 हो गया। अब उसके बाद दूसरा कौन है? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का वस्तु अच्छा से दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु अच्छा से नहीं दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए 2 3, तो दूर में 2 वर्ड होता है, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल। 2 है दूर, दूर 2 हो गया, उसमें उत्तल तो 3 हुआ, तो 2 से 3। बात समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विद्युत धारा क्या है? ओम का नियम और उसका आरेख समझाइए। ये है ओम का नियम का फोटो, इसी तरह ओम का नियम को आपको दर्शाना है। अब यहाँ पर क्या, ये एक बैटरी है और यहाँ डीसी सप्लाई है, मतलब ये करंट को ये सप्लाई करने का एक मशीन है, ये इसको आगे ले जाएगा और इसी जगह पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर। और इसको कनेक्ट किया गया है वोल्टता मापने के लिए। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसमें नहीं करना है, इसको हम साइड में बता देंगे कि आपको कैसे दिखाना है। अगर कभी कोई विद्युत परिपथ बनाने देगा ना तो आप वहां आराम से बना सकते हैं। ऐसे भी विद्युत परिपथ बनाने आपको हम सिखा चुके हैं पहले, जहां पर लाइन जाता था, एक सेल लगता था, फिर उसको आगे ले जाके उसमें एक कुंजी लगता था, कुंजी के बाद उसको फिर सीधा लेकर के फिर इधर लाना है, फिर वहां एक बल्ब लगाना है और फिर आगे में गैल्वेनोमीटर ए मीटर लगा दीजिए, फिर आपका बन जाएगा। ये पहले बता चुके हैं हम, तो जो बच्चे पहले वाला क्लास किए हैं उसको इतना दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बोलता है कि विद्युत धारा किसी चालक में, विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में, जो विद्युत धारा होता है वो किसी भी चालक में, चालक कौन होता है? जो जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। चालक वो होता है जो विद्युत धारा को क्या करता है? प्रवाहित करता है। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। तो विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रवाह को कहते हैं। उसके बाद इसे एम्पियर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? किसे मापा जाता है? अब ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक के सिरों पर, ये ओम का नियम है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब भी, उसमें प्रवाहित धारा, धारा का क्या होगा? आई, ये समानुपाती होता है। बहुत एक लाइन का आंसर बाबू, तुरंत याद हो जाएगा। किसी चालक के सिरों पर, सिरा मतलब समझ गए ना, एक कोनिया ये एक कोनिया ये, दोनों सिरा हो गया, तो सिरों पर विभवांतर यानी भी, उसमें प्रवाहित धारा, उसमें जो धारा प्रवाहित होता है तो धारा को क्या बोलते हैं? आई। इसके समान होता है, इसके समानुपाती होता है, मतलब जितना ये आएगा उसी के समानुपाती में ये भी आएगा। बात समझ में आ गया? इसको फिर से समझा रहे हैं। किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए कि एक तार लेते हैं, ठीक है, जनरली मान लेते हैं कि ये तार है, चलिए इसमें समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक तार है और तार का दोनों छोर है ना, दोनों छोर। अब इसमें जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो प्रवाहित धारा, इस तार के अंदर में जो धारा इसमें प्रवाहित है, ठीक है, सिरों पर विभवांतर, इनके बीच में जो विभवांतर, विभवांतर मतलब अंतर, इनके बीच में जो अंतर है, इन दोनों सिराओं के बीच का जो अंतर है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो अंतर कितना का हो गया? 5 सेंटीमीटर का हो गया। अगर ये 5 सेंटीमीटर का तार है तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा आई, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना, वो इन दोनों का जो अंतर है उसके बराबर होगा। मतलब अगर यह 5 मीटर का है तो इसमें अंतर भी कितना का होगा? 5 मीटर का। मतलब किसी विद्युत चालक में सिराओं के बीच का जो अंतर है, ठीक है, सिराओं के बीच का जो अंतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना उसके समानुपाती होगा। अगर सिंपली बोले कि एगो 5 किलो का केक है मान लीजिए, अब 5 किलो में जो है आपने उतना केक खा लिया कि उसमें बस केक 4 किलो बचा, तो बताइए आपने कितना केक खाया? 1 किलो। तो वो 1 किलो उसका क्या हो गया? वो अंतर हो गया, दोनों का समांतर हो गया। बात समझ में आया? इसी चीज को आप बार बार पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। अगला है
इसका फॉर्मूला है V बराबर IR, फॉर्मूला होता है V बराबर IR। V मतलब क्या होता है? विभवांतर। अब ये विभवांतर क्या होता है? दोनों सिराओं के बीच में जो दूरी है ना दूरी, यही चीज। एक मान लीजिए एक कोड ये है और एक कोड ये है, इसके बीच में इतना अंतर है या नहीं है? इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? विभवांतर। तो विभवांतर हो गया, I फॉर आवेश हो गया और R फॉर हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब समझ रहे हैं, जैसे स्विच होता है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर और R मतलब प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? ओम से। किससे दिखाते हैं? और ओम का हम सिखाए थे ना आप लोगों को कि ओम का पहचान कैसे होता है। हाँ, कैसा होता है? हेडफोन जैसा होता है ना, हेडफोन जैसा कुछ इस तरह का होता है, यही होता है ना। अब इसका महत्व बोलता है, यह नियम विद्युत परिपथों के अध्ययन का आधार है और उपकरणों की कार्यक्षमता समझने में मदद करता है। तो ये लाइन आपको नहीं करना है, इतना तक में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? बोलता है चुंबकत्व क्या है, ठीक है, विद्युत चुंबक क्या होता है और इसके उपयोग लिखें। पहले चुंबकत्व क्या होता है? बोलता है चुंबकत्व वह गुण है जिसमें पदार्थ लोहे को आकर्षित करता है। अगर बोला जाए मैग्नेटिक, मैग्नेट क्या होता है? सीधा पहले बैठिए, कमर सीधा करिए, हाथ इससे हटाइए, टेबल आपके लिए नहीं है, वो टेबल जो है वो बैग के लिए। चलिए देखिए, बोलता है चुंबकत्व वह गुण है जिसमें पदार्थ लोहे को आकर्षित करता है। पदार्थ किसको आकर्षित करता है? लोहे को। पदार्थ किसको आकर्षित करेगा? तो चुंबकत्व बोलेंगे वह गुण होता है जिसमें पदार्थ किसको आकर्षित करता है? लोहे को। आगे विद्युत चुंबक, जब लोहे के कोर पर तार लपेटकर, लोहा का कोर है, मान लीजिए कि एक लोहा का कोर है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये एक लोहा का कोर है, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे? तार लपटेंगे, ठीक है। हम बहुत सारा तार इस पे लपट रहे हैं इस तरह करके। तो देखिएगा इस तरह का पंखा में होता है, इस तरह लपटा हुआ होता है, मोटर सब में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का तार लपटा होता है। तो बोलता है जब लोहे के कोर पर तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब इसको लपेट दिए और इसमें करंट सटा देते हैं, तो प्रवाहित करते हैं, तो वह कोर चुंबक बन जाता है। तो जब ये कोर में क्या किए? एक लोहा का रड लिए और उस रड में क्या किए? पूरा हम जो तांबा का तार होता है उसको पूरा लपेट दिए, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते तो वो क्या बन जाता है? चुंबक। क्या बन जाता है? जैसे एक मग में हम क्या किए, या फिर एक सस्पेन में पानी डाले, चीनी डाले, चपत्ती डाले, दूध डाले, इलायची डाल दिए, तो क्या बन जाएगा वो? बस उसी तरह जब एक लोहे की रॉड में हम लोग क्या करते हैं? तांबे के तार को पूरा लपेट देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या बन के निकलता है? चुंबक। क्या बनता है? क्या बनता है? चुंबक बनता है। तो वह कोर चुंबक बन जाता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं? अब इसका उपयोग क्या होता है? क्रेन से भारी स्क्रैप उठाने में। स्क्रैप में होता है कचरा, जो कूड़ा करकट होता है ना लोहा का, जैसे देखिए यहाँ उठा रहा है बहुत सारा, ये क्रेन है, क्रेन में ये बड़ा सा चुंबक है, इसमें लाइन दिया हुआ है। तो जितना सारा कूड़ा करकट है, देखिए गाड़ी का जितना का पार्ट्स है, इस सब को उठाने में इसका यूज होता है। तो क्या करता है? क्रेन से। ये हो गया क्रेन, दिख रहा है ये क्रेन में क्या ये लगा हुआ है, ये जैसे जाएगा तो जितना लोहा का कबाड़ है सब इसमें चिपक जाएगा, और इसको उठा करके वो क्या करेगा? उठा करके दूसरा जगह जहां पर उसको दबाया जाएगा, मशीन से तोड़ा जाएगा, वहां उसको पहुंचा दिया जाता है। तो एक यूज तो हो गया। दूसरा यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक घंटी में। इलेक्ट्रिक घंटी, जैसे अभी हम लोग होता है ना, कोई स्कूल में छुट्टी होता है तो टन 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 घंटी बजता है। बड़ा बड़ा स्कूल में क्या होता है? घंटी जो होता है इलेक्ट्रिक वाला होता है, एक वो कवर रहेगा बड़ा सा, उसके अंदर जो होता है ना इस तरह पेंडुलम होता है, वो कड़ 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 ऐसे ठोकने लगता है, ठीक है, वो होता है। तीसरा चीज, इलेक्ट्रिक मोटर में, आपका घर में मोटर है पानी वाला, तो उसमें भी इसका यूज होता है। रिले एवं स्पीकर में, जो डीजे बजता है उसमें मशीन जो है उसमें होता है। उसके बाद एमआरआई मशीन में, जब किसी को बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, बड़ा बीमारी हो जाता है, तो उसको जांच करने के लिए एक मशीन से गुजारना पड़ता है, हाँ, जिसके अंदर घुसा दिया जाता है, हाँ, इतना बड़ा होल रहता है गुफा जैसा, और उसको बोलते हैं एमआरआई मशीन। अब उस मशीन में क्या पता है, आप उसमें कोई भी धातु का चीज नहीं ले जा सकते हैं, जैसे ये सब खुलवा लेगा आपका। अगर सिक्का भी आपका पेट में है ना बाबू, तो उसको भी हटवाना हो बोलता है, नहीं तो उठा के चिपका देगा वो मशीन में, मर जाइएगा उसी तरह। इतना डेंजर होता है वो मशीन। मतलब बॉडी जो होगा पूरा इलेक्ट्रिक के अंदर रहेगा, एक इलेक्ट्रिक का पूरा वेव जाएगा, रे जाएगा, पूरा रे, और आपका बॉडी उसके अंदर घुसेगा, और उसमें आपको करंट नहीं मारेगा। अगर आपके बॉडी में एक भी कहीं इस तरह सब चीज चिपका हुआ मिल गया तो खींच लेगा आपको, जो भी चीज आएगा सब खींच लेगा। तो इसीलिए बॉडी का पूरा जांच कर लेता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में शरीर में कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एमआरआई। क्या बोलते हैं? एमआरआई। तो ये एमआरआई मशीन जो है, ये सभी चीज जो है, इतना सारा चीज, ये सभी विद्युत चुंबक का काम करती है। क्या काम करती है?
बात समझ में आ गया? अब इसको अगर आप भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जब ये क्लास मिलेगा आपको तो वहां ये रिवीजन होने लगेगा आपका सब, ठीक है, बिना लिखे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बोलता है नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्रों की भूमिका बताइए। ये आपको पूरा बॉडी दिख रहा है ना, अब देखिए ये हर तरफ क्या एक अलग सा एकदम पूरा सा क्या है, जाल जैसा फैला हुआ है बॉडी के अंदर, यही है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यही चीज है तंत्रिका तंत्र जो पूरा दिमाग से लेके पूरा बॉडी में हम लोग का है, लेकिन ये हम लोग का बॉडी में अलग तरह से, मतलब ये आप फाड़ के देखिएगा, कोई देखना चाहता है फाड़ के, तो इसीलिए इसके लिए इमेज बना दिए ताकि आप देख सके कि हमारा बॉडी जो इस तरह जो भी करते हैं, ये सब जो भी घटना होता है इसी तरह तंत्रिका तंत्र में होता है। बात समझ गए? अब यहाँ इस कलर का नहीं होता, ब्लू रंग का नहीं होता, सब रेड रंग का होता है। होता है तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसें शामिल है। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसें। क्या क्या शामिल है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसें, ठीक है। नस मतलब होता है नस दब गया मेरा, तो नस जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? आपके कमर में, गर्दन में, सब जगह नस गया हुआ है। कभी कभी देखिएगा किसी किसी को कमर का एक साइड में दर्द होता है, ठीक है, किसी किसी को देखिएगा कमर का इस जगह पे दर्द होता है बीच में, तो वो क्यों होता है? नस दब जाता है, तो बोलता है कमर दर्द हो रहा है, हड्डी सब लगता है पड़पड़ कर रहा है, हड्डी नहीं पड़पड़ करता है, नस सब करता है, ठीक है। तो हम लोग का कमर जो है वो L1 L2 L3 में बटा हुआ है, उसी हिसाब से नस जो है हम लोग का बॉडी में जोड़ा लगा के रखता है। कोई भी व्यक्ति देखिए कभी कभी नस खिंचा जाएगा तो पैर हाथ मुड़ता नहीं है, अलग टाइप का दर्द होने लगता है, खिंचाने लगता है, तो बोलता नहीं थोड़ा टानो टानो टानो, तब इस तरह करके उंगली सब फोड़ता है, ऐसे करके फूटेगा उंगली, तब बोलेगा हाँ अब अच्छा लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वो किसका आवाज होता है? नस का। किसका आवाज होता है? नस का। अब जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कभी गर्दन दर्द करे तो आप गर्दन दर्द करने के लिए यहाँ का नस दबाइए, ठीक है, ऐसे ऐसे करिए, आपका गर्दन दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको इसको इस तरह करके, इसको 10 कम से कम 20 बार इधर से, इसको 20 बार, फिर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर 20 बार, ये वाला 20 बार करिए, आपका माथा, हाँ इसके नीचे, मतलब ये जहाँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों पता है? यहाँ पर हम लोग का नस है गर्दन का, यहाँ पर है ये किडनी, इधर किडनी का नस है, इधर दिल का नस है, गुर्दा का नस है, सबका नस यहीं पर है, बॉडी से जुड़ा हुआ। यहाँ एक्टिविटी करिएगा तो वहां पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अब बोलेगा भैया तो एक बात बताइए, तब यहाँ ऑपरेशन कर देते हैं वहां ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जैसे कोई चीज बताते हैं, आप लोग गाड़ी में तो छोड़िए, साइकिल में चेन लगाते हैं ना, तो चेन एक साइड लगाते हैं, दूसरा साइड ऑटोमेटिक लगता है, पेंडल मारते एक साइड तो उधर वाला चक्का घूमता है नहीं घूमता है, उसी तरह बॉडी का नस भी पूरा फैला हुआ है उसी तरह से। लेकिन वो कभी हम लोग जब बायोलॉजी का क्लास ज्यादा एकदम सघन वाला करेंगे तब बताएंगे। तो बता तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र किसमें होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, नसों में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? संदेश विद्युत संकेतों के रूप में जाता है, इसके अंदर जो भी संदेश आएगा, मान लीजिए कि एक आदमी खड़ा है और इस आदमी को एक कट लग गया, यहाँ मान लीजिए यहाँ कट गया इस जगह पर, ये आदमी यहाँ हल्का सा कट गया, तो इसका तंत्रिका तंत्र दर 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 ऐसे जाएगा और ऐसे करते 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 दिमाग तक यहाँ पहुंचेगा और यहाँ बताएगा कि भैया चोट लगा है, हाथ कट गया मेरा, तुरंत ही यहाँ ऑर्डर आएगा, जल्दी से जाओ डॉक्टर के पास। तो तुरंत ये क्या करेगा? तुरंत ये रिवर्स मैसेज करेगा और तुरंत यहाँ से दिमाग से मैसेज निकलेगा ऐसे करके, और तुरंत यहाँ पर ऐसे करके ये करेगा, इस हाथ को ऑर्डर देगा कि सुनो जल्दी जाओ, और उसका उसका हाथ को दबाओ जहां पर कटा है, तो ये हाथ से वो क्या करेगा? इसको दबाएगा, ठीक है। और तुरंत वो किसके लिए? पैर को ऑर्डर देगा दिमाग कि जल्दी जाओ और दौड़ो डॉक्टर के पास, तो पैर सब दौड़ने लगेगा और फिर आप जाके तुरंत डॉक्टर बोलेंगे डॉक्टर बाबू देख की भेज लो। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह आपका नस सब काम करता है, ब्रेन कितना ज्यादा काम कर रहा है, देखिए सब ऑर्डर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो यही चीज इसमें होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? संदेश विद्युत संकेत के रूप में जाता है, विद्युत संकेत मतलब पूरा स्पीड में जाता है। उसके बाद कार्य बहुत तेजी से होता है, कुछ सेकंड में। कितना जल्दी काम होता है? मान लीजिए आपका हाथ कट गया, तुरंत ऐसे दबा देते हैं, दबाते हैं ना, तो काम कितना जल्दी हुआ? कुछ सेकंड में काम हो जाता है। उसके बाद अतिस्रावी तंत्र क्या होता है? ठीक है, अब अतिस्रावी तंत्र क्या होता है? हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां, इसका काम होता है हार्मोन बनाना। अब भैया हार्मोन क्या है? जैसे देखिए लड़का सब जब बड़ा होता है तो उनका फेस में दाढ़ी होने लगता है, बचपन में उसका क्यूट सा चेहरा था लेकिन धीरे दाढ़ी हो रहा है। लड़की बड़ी हो रही है तो उनका भी देखिए इधर इधर अलग से बाल आने लगा, यहाँ यहाँ भी बाल आता है, इधर इधर भी बाल आता है, हल्का हल्का आता है, नहीं आता है, कक्षा में बाल होने लगता है, होता है सबका। तो ये क्या किससे हो रहा है? ये हार्मोन्स करवा रहा है। ये कौन करवाता है? हार्मोन्स। अब जैसे देखिए आपका, आप जब छोटे थे तो आपका गाल बहुत नॉर्मल था, बड़े होते गए तो पिंपल्स ये वो लंद फंद निकलने लगा, तो ये हार्मोन्स के कारण हो रहा है। आप पहले छोटे थे तो आपका बॉडी जो था वो बहुत मुलायम था, लेकिन अब थोड़ा टाइट हो गया है,
इस सब में बाल होने लगा है। बाल होता है नहीं होता शरीर में? तो ये जो बाल हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? हार्मोन्स के कारण। किसके कारण हो रहा है? तो क्या सिर्फ हार्मोन्स का काम बाल उगाना होता है? नहीं, सोच समझ व्यवस्था सब कुछ के लिए होता है। जैसे अभी आप किस तरीका से बैठे हैं, अभी मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम बोलेंगे कि आप जो है, जैसे मान लीजिए जैसे गुलफ्सा जो है थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा करती है, तो इसका हार्मोन्स उतना एक्टिवेट नहीं है कि नहीं भैया से बात कर रहे हैं। जैसे इनकी मम्मी उस दिन हमसे बात की, तो उनका हार्मोन्स अभी डेवलप नहीं हुआ है कि एक टीचर से किस तरह बात होता है। वो नॉर्मल टीचर की जिस तरह एक कोचिंग का टीचर होता है, मास्टरवा पढ़ाता है गाँव में, उसी तरह का टीचर समझी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं भैया हमको कैसे ही करते हैं, तो उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा, बात होगा। तो आपका हार्मोन्स आपको रहन सहन खान पान चेहरा उहरा हर चीज को मेंटेन करेगा। जैसे आप अगर अभी मान लीजिए कि अभी से लेके अगर आपको हम आज से 10 साल पीछे भेजें, तो मेरे ख्याल से यहाँ हर बच्चा जो है लगभग लगभग इसी तरह एकदम बुरा हाल में इधर उधर घूम रहे हैं गाँव में, जो मन सो काम कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा बालू लगा लिए हैं, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका हार्मोन तब एक्टिवेटेड नहीं था। अब आपका हार्मोन एक्टिवेटेड है तो साफ सुथरा एकदम हो करके 10 रुपए वाले क्रीम चपोत के आते हैं और आके बोलते हैं जी बहुत साफ सुथरा है। बात समझ में आ रहा है? तो आपके हार्मोन्स में क्या हो रहा है? बदलाव हुआ ना। आपके हार्मोन्स में बोला कि नहीं हमको ऐसे बैठना चाहिए। बचपन में तो एक और टांग यहाँ उठा के रखते थे और ऐसे करके बात करते थे। अभी क्या ऐसे कर पाइएगा? बचपन में क्या करते थे? इमली गाछ पे यहाँ वहां कर देते थे। ओढ़नी लेना नहीं लेना कोई टेंशन नहीं है, घूमो जहां घूमना है। लेकिन आपके हार्मोन्स में क्या हुआ? आइडिया आया कि नहीं ओढ़नी लेना चाहिए, ऐसे ऐसे इस कारण से लेना चाहिए, ऐसे भेंट करना चाहिए, किसी से कैसे बात करना चाहिए, कोई भी आदमी आए तो घर के अंदर जाके मम्मी को बुलाना चाहिए। तो ये कौन करवा रहा है? हार्मोन्स करवा रहा है। बात समझ में आ गया? तो हार्मोन्स का कितना सारा काम होता है। और अगर आपका हार्मोन देखेंगे, मान लीजिए अभी आपका हार्मोन नॉर्मल है, अचानक से लाइन चल गया, अंधेरा हो गया रूम में पूरा, और पीछे से किसी को, कोई लड़की को लग रहा है दीवार से हाथ निकाल के कोई पकड़ रहा है, तो आपका हार्मोन डर में कितना चिल्लाने लगता है। हाँ, पूरा चिल्लाने लगेंगे। तो ये भी कौन करवा रहा है? हार्मोन्स। अब जैसे देखिए ये मरुअल हालत में, इसका हालत भी किया है कौन? हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन अभी हम इसको अगर बोल दें कि एक बार स्माइल करिए, एगो आईफोन ले जाइए, देखिए तुरंत खुश हो गई। तो हार्मोन्स क्या बोला? दिमाग को ऑर्डर दिया, हंसो रे मोबाइलवा मिलेगा। तो जब हंसते हैं स्माइल करते हैं तो वहां पर कौन हार्मोन्स निकलता पता है? उसका नाम है डोपामीन। क्या निकलता है? डोपामीन। उसी तरह जब आप सैड होते हैं तो वहां भी एक हार्मोन निकलता है, जब डरते हैं तो वहां भी हार्मोन निकलता है। वो रोबोट फिल्म देखे हैं, रोबोट चिट्टी वाला, उसके अंदर कोई हार्मोन्स ही नहीं रहता, तो उसको देखिए सही गलत का पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसका ऊपर क्या होता है? एक वज्र गिरता है, उसके बाद उसके अंदर फीलिंग्स आ जाता है ऐश्वर्या राय के लिए। उसी तरह हार्मोन्स जो होता है आपके अंदर सोच डेवलप करता है, समझ डेवलप करता है। ज्यादा लाइट आएगा तो कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए आपके अंदर, हम लोग के अंदर एक हार्मोन है जो दर्द का पता करवाता है। चाइना भी अपना सेना में क्या कर रहा है, वो हार्मोन को हटाना खोज रहा है बॉडी में ट्रांसप्लांट करके, कि वो नस और वो हार्मोन हटा दो जिससे दर्द का अनुभव होता है। अगर वो नस से अगर वो हार्मोन निकाल दिया जाए, वो या वो नस निकाल दिया जाए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इंसान को दर्द होगा, दर्द का पता नहीं चलेगा, तो मर ही हो जाएगा ना, तब वो खुशी खुशी मरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सभी हार्मोन का एक हार्मोन कौन होता है? हेड होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? पीयूष हार्मोन। क्या नाम है? और वो रहता है हम लोग का दिमाग के अंदर। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है? पीयूष हार्मोन। तो कितना सारा हार्मोन का काम है ना। तो हार्मोन का एक काम नहीं कि सिर्फ बाल बढ़ाना, हार्मोन का ये भी काम है बाल झड़ाना भी। अगर आपका बाल ज्यादा झड़ता है तो उसका कारण है हार्मोन का कमी। तो हार्मोन बनने वाली ग्रंथियां पीयूष, थायराइड, एड्रेनलिन, अग्नाशय, ये सब होता है। ये सब ग्रंथि है, पीयूष, थायराइड, एड्रेनलिन, अग्नाशय। सिंपल सा। अब थायराइड आपका यहाँ पर एक हार्मोन है इस जगह पर गला में। अगर जिसका ये थायराइडिन बोलते हैं इंसुलिन कम होगा, ठीक है, जिसका इंसुलिन कम होगा उसको इंजेक्शन देना पड़ता है। नहीं तो सुनते हैं ना घेंगा हो गया किसी किसी को, गला फूल जाता है, मेढक जैसा हो जाता है। तो अगर किसी का बॉडी में इंसुलिन का कमी होगा तो उसको शुगर होने का ज्यादा खतरा होता है। और शुगर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, ये थायराइड, तो यहाँ जो थायराइड है वो खाना में अगर ज्यादा चीनी होता है तो उसको वो घटाता है। थायराइड का मेन काम होता है कि अगर आप ज्यादा मीठा चीज खाते हैं तो उसको वो लेवल में देगा शरीर। नहीं तो नहीं बोलता कि ज्यादा कभी फोड़ा उड़ा हो जाएगा तो बोलता है क्या कि मीठा ज्यादा मत खाओ, बोलता है ना, क्योंकि खून क्या होता है वहां पक जाता है, तो बोलते हैं ना अरे घाव पक गया है। तो थायराइड वो जगह है जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और जो बैलेंस करता है आपके अंदर शुगर को, मतलब चीनी को। ठीक है, कि कितना देखते हैं ना, इतना बूंदिया खा लेते हैं। अब क्या 10 दिन तक इतना इतना बूंदिया खा पाइएगा? आपका दिमाग ऑर्डर देगा कि नहीं खाना है, मुंह मार देगा नहीं खाना, अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है।
बचपन में कितना मीठा खाते थे, जरा सा चोट लग गया वहां घाव हो जाता बड़ा सा, होता था ना। तो किसके कारण होता था, चीनी के कारण, ज्यादा चीनी खाते थे। तो अब आपका हार्मोन्स जो है उसका मुख्य ग्रंथि कौन है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एड्रिनल क्या है, और उसके बाद अग्नाशय। अब बोलता है हार्मोन रक्त में मिलकर पूरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। हार्मोन जो होता है रक्त में, मतलब रक्त मतलब खून में मिलकर पूरा शरीर में क्या करता है, प्रभाव डालता है, मतलब उसमें पूरा शरीर में क्या होता है, उसमें चेंजेस करता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बोलता है इसके अलावा कार्य धीमा लेकिन लंबे समय तक होता है। इसका कार्य क्या होता है, धीमा होता है, धीरे धीरे ये काम करेगा लेकिन लंबा समय तक चलेगा। बोलता है दोनों मिलकर शरीर में समन्वय बनाते हैं। कौन दोनों मिलकर, एक अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा हो गया तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मिलकर शरीर को अच्छा से चलाने का काम करता है। कोई कोई आदमी देखिए बहुत बड़ा एकदम ताकतवर हो गया है लेकिन दिमाग बच्चा जैसा भी, दिमाग एकदम लेला जैसा करता है। जैसे देखिए गुलफसा मान लीजिए लंबी हो गई है लेकिन दिमाग बच्चा जैसा है ना। नॉर्मल दिमाग, उतना दिमाग नौ छो नहीं जानती है लेकिन ये जानती है कि क्लास कैसे एब्सेंट करना है, इसके हिसाब से इसका किडनी पीछे है। बात समझ में आ रहा है, ये चीज बताया गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को रोकेंगे क्योंकि दीदी सबका भी क्लास है। बोलता है जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय पदार्थ क्या होते हैं। जैव अपघटनीय मतलब वो पदार्थ जो घटित हो जाएगा उसको जैव अपघटनीय बोलेंगे, और ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में घटित नहीं होंगे मतलब बर्बाद नहीं होंगे उसे अजैव बोलेंगे। यहाँ क्या बोला देखिए, जैव अपघटनीय के लिए वे पदार्थ जो जीवाणु, फंगस आदि द्वारा विघटित हो जाएंगे। मतलब ऐसे पदार्थ कि यहाँ दिख रहा है क्या है, ये नींबू का छिलका, ये है, ये भी नींबू का, सेब का छिलका, गोबर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ फल उल का छिलका है, कितना सारा चीज है, कागज है। तो ये सब चीजें क्या होगा, एक समय आएगा जब ये सब गल उल के सड़ उड़ के मट्टी में मिल जाएगा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, जैव अपघटनीय। क्या कहलाएंगे, तो जो पदार्थ सड़ गल के प्रकृति में मिल जाएगा और मिट्टी का निर्माण करेगा उसको क्या बोलेंगे, जैव अपघटनीय। अजैव अपघटनीय क्या होगा, जो प्रकृति रूप से नहीं टूटते, जो प्राकृतिक रूप से नहीं टूटते। जैसे देखिए इधर वाला फिगर में कितना सारा प्लास्टिक रखा हुआ है ना, कचरा एकदम पूरा भर गया है। तो ये प्लास्टिक सब हम लोग के लिए हानिकारक है या नहीं है, तो ये अजैव है। ये प्लास्टिक सब, प्लास्टिक का कचरा, फिर आपका शीशा का टुकड़ा देखिए यहाँ है, तो इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बोलता है अजैव अपघटनीय जो प्राकृतिक रूप से नहीं टूटते, जो प्राकृतिक रूप से बर्बाद नहीं होगा। जैसे में कौन सी है, प्लास्टिक, टायर, कांच, धातु। जैसे हम लोग देखिए 1 साल पहले को बड़ा सा टायर लाए थे, अभी भी पड़ा हुआ है, वो खराब हो भी नहीं करेगा। हाँ, जलाने पर तो प्रकृति को प्रदूषण करेगा ना। तो यहाँ क्या बोला, प्राकृतिक रूप से नहीं टूटेगा, आप जलाइएगा तो होगा, वो अपने आप बर्बाद होगा क्या, लेकिन अगर कागज का टुकड़ा फेंक देंगे तो अपने आप खराब हो जाएगा, होगा ना। तो प्राकृतिक रूप से वो सब, ये सब चीज खराब होगा क्या, बोलिए तो। आपका घर में कोई टूटा चेयर है, एक कोना में फेंक दीजिए, 20 साल बाद आके देखिए वहीं पर मिलेगा और उसी हालत में, सड़ेगा गलेगा नहीं। तो प्राकृतिक रूप से वो बर्बाद नहीं होगा। अब इससे प्रभाव क्या बोलता है, बोलता है जल या मृदा प्रदूषण। इससे क्या क्या होता है, जल या मृदा प्रदूषण, और जल स्रोतों को अवरोध कर देता है। पानी का जो स्रोत होता है, देखिए गंदा कर दिया ना पानी को, तो पानी का स्रोत को रोक देता है, बर्बाद कर देता है। उसके बाद जानवरों की मृत्यु, अगर मान लीजिए कि कोई जानवर प्लास्टिक खा लेगा तो मरेगा या नहीं मरेगा। उसके अलावा अगर दूषित पानी पी लेगा तो वो भी मरेगा, मछली मर जाता है। उसके बाद क्या है, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, हमारे ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया टॉपिक, कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ